हेलो हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम। सो गाइस, यूजीसी नेट एग्जाम पेपर फर्स्ट की हमारी प्रिपरेशन चल रही है। और गाइस, अभी हमारा चल रहा है टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि शिक्षण की अभिक्षमता। इससे पहले हमारी 2 क्लास हो गई है और अभी हमारी तीसरी क्लास है। गाइस, जिन लोगों ने इससे पहले की क्लास नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन पर मैंने लिंक दिया हुआ है, आप वहां से क्लास को एक्सेस कर सकते हैं। सो गाइस, क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इससे पहले हमने पढ़ लिया था शिक्षार्थी की विशेषताएं और शिक्षार्थी की मूल अपेक्षाएं। अभी हम पढ़ेंगे अधिगमकर्ता या अध्येता। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। अधिगमकर्ता या अध्येता। देखिए, अधिगमकर्ता किसे कहा जाता है और अध्येता किसे कहा जाता है। सबसे पहले अध्येता का अर्थ पढ़ लेते हैं। देखिए, अध्ययन करने वाला जो कुछ भी सीखने का प्रयास करता है। देखिए, जो कुछ भी सीखने का प्रयास करता है उसे क्या कहा जाता है? अध्येता। और अधिगमकर्ता किसे कहा जाता है? अध्येता को ही अधिगमकर्ता कहा जाता है। अध्येता को ही अधिगमकर्ता कहा जाता है, यानी कि लर्नर। ठीक है, अधिगमकर्ता या अध्येता दोनों को लर्नर कहा जाता है। ठीक है, और जो कुछ सीखने का प्रयास करता है उसे हम क्या कहते हैं? अधिगमकर्ता कहते हैं और अध्येता कहते हैं। चाहे वो चीज उसके विषय से संबंधित हो या व्यवहारिक ज्ञान से संबंधित हो। किससे संबंधित हो? चाहे जो चीजें वो सीख रहा है, चाहे वो चीजें उसके विषय से संबंधित हो या उसके व्यवहारिक ज्ञान से संबंधित हो। यदि कोई व्यक्ति कुछ सीखने का प्रयास करता है, कुछ भी सीखने का प्रयास करता है, तो उसे क्या कहा जाता है? अध्येता कहा जाता है और अधिगमकर्ता भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? अध्येता या अधिगमकर्ता कहा जाता है। इंग्लिश में उसे लर्नर कहते हैं। अध्येता ही क्या होता है? जो अध्येता होता है क्या होता है? शिक्षण का केंद्र बिंदु होता है। क्या होता है? शिक्षण का केंद्र बिंदु होता है। यानी कि कॉलेज में या स्कूल में आपने देखा होगा, यदि वहां पर स्टूडेंट्स ना हो, अधिगमकर्ता ना हो, अध्येता ना हो, तो टीचर किसे पढ़ाएगा? तो उसका मुख्य केंद्र होता है। शिक्षण का मुख्य केंद्र कौन होता है? अध्येता होता है, यानी कि स्टूडेंट्स होता है। क्या होता है? स्टूडेंट्स, यानी कि छात्र भी कहते हैं जिसे। स्टूडेंट्स या छात्र क्या होता है? मुख्य केंद्र बिंदु होता है। ठीक है, तो अधिगमकर्ता या अध्येता किसे कहा जाता है? विद्यार्थी को, शिक्षार्थी को अधिगमकर्ता या अध्येता कहा जाता है। देखिए, उम्र के आधार पर अध्येता को हम 2 भागों में विभक्त कर देते हैं, 2 भागों में बांट देते हैं। देखिए, लर्नर को क्या कहा जाता है? अध्येता कहा जाता है। देखिए, जो किशोर होते हैं यानी कि जो नाबालिग होते हैं, जो क्या होते हैं? 18 से कम उम्र के होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? किशोर कहा जाता है और नाबालिग कहा जाता है। और जो 18 प्लस होते हैं, यानी कि जो जिनकी उम्र 18 से ज्यादा होती है, उन्हें क्या कहा जाता है? व्यस्क कहा जाता है, यानी कि बालिग कहा जाता है। जिनकी उम्र 18 से ऊपर होती है उन्हें व्यस्क कहा जाता है और बालिग कहा जाता है। आपने देखा होगा, जो 18 से कम उम्र के बच्चे होते हैं उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं होता है, और जिनकी उम्र 18 प्लस होती है, 18 से ऊपर होती है, वो उनकी उम्र वोट देने की होती है, यानी कि वो मतगणना करते हैं, मतदान करते हैं। क्या करते हैं? मतदान करते हैं। तो व्यस्क जो 18 प्लस है उनको क्या कहा जाता है? व्यस्क कहा जाता है, यानी कि बालिग। और जो 18 से कम है उनको किशोर कहा जाता है, नाबालिग। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे शिक्षार्थी की मुख्य विशेषताएं। शिक्षार्थी की मुख्य विशेषताएं। तो देखिए, अधिगम का मूल उद्देश्य क्या होता है? यानी कि जो स्टूडेंट्स होता है, छात्र होता है, उसका मूल उद्देश्य क्या होता है? छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाना। छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाना होता है। यानी कि सीखने का मूल उद्देश्य क्या होता है? यानी कि जो स्टूडेंट्स है, शिक्षार्थी है, विद्यार्थी है, उसका मूल उद्देश्य क्या है? शिक्षार्थी का मूल उद्देश्य क्या है? अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना। इसके माध्यम से मुझे खांसी भी हो रही है 2-3 दिन से बहुत ज्यादा। देखिए, इसके माध्यम से अध्येता के शारीरिक एवं मानसिक स्थिति, देखिए शारीरिक एवं मानसिक स्थिति के आधार पर सीखने की प्रक्रिया को गति दी जाती है। क्या दी जाती है? गति दी जाती है। तो देखिए, जो अधिगम होता है उसका मूल उद्देश्य क्या होता है? अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना।
और इसके माध्यम से क्या क्या होता है, उसके जो शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, सीखने की जो प्रक्रिया है उसमें क्या होती है, गति मिलती है। क्या मिलती है? गति मिलती है। तो देखिए इसका मतलब समझ गए ना आप कि अधिगम का मूल उद्देश्य क्या है, अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना और उसके माध्यम से क्या होता है कि अपने शारीरिक और मानसिक जो स्थिति है और जो सीखने की प्रक्रिया है उसमें गति देना, यानी कि और तेजी से विकास करना। ठीक है। अध्येता में अधिगम की इच्छा क्या होती है? अधिगम की इच्छा व्यक्तिगत एवं सामाजिक आवश्यकताओं से जागृत होती है। यानी कि जो अध्येता होता है, अधिगम होता है, जो स्टूडेंट्स होता है, छात्र होता है, उसकी इच्छा व्यक्तिगत यानी कि अपना व्यक्तिगत और सामाजिक आवश्यकताओं से जागृत होता है, यानी कि अपना व्यक्तिगत विकास करता है और सामाजिक विकास भी करता है। मतलब अपना व्यक्तिगत शारीरिक और मानसिक विकास करता है और समाज को देखने का उसका जो नजरिया है वो थोड़ा चेंज होता है, धीरे धीरे परिवर्तन होता रहता है। ठीक है। तो इससे क्या होता है, उसकी जो आवश्यकताएं हैं वो क्या होती है, जागृत होती हैं, यानी कि तेजी से विकास होती है। उनको जो उसका आवश्यकता है वो क्या होती है, विकसित होती हैं। जागृत का मतलब हम ले सकते हैं विकसित होती है। ठीक है। अब है अध्येता। अध्येता के प्रमुख लक्ष्यों में विद्या प्राप्ति के साथ साथ क्या है, शारीरिक और मानसिक। क्या क्या है? शारीरिक और मानसिक। शारीरिक और मानसिक विकास एवं चारित्रिक सद्गुणों की अभिवृद्धि जैसे तत्व सम्मिलित किए जाते हैं। देखिए जो स्टूडेंट्स है, अध्येता है, उसके प्रमुख लक्ष्यों में, उसके जो प्रमुख लक्ष्य है, ज्ञान अर्जित करने के साथ साथ वह क्या करता है, अपने शारीरिक और मानसिक विकास और अपने कैरेक्टर और सभी गुणों की वृद्धि करता है। और ये सभी तत्व शामिल किए जाते हैं, ये सभी तत्व शामिल होते हैं अध्येता के प्रमुख लक्ष्यों में। ठीक है। यानी कि जो विद्यार्थी है उसके प्रमुख लक्ष्यों में ये सभी तत्व शामिल होते हैं। कौन कौन से? शारीरिक, मानसिक और कैरेक्टर यानी कि चारित्रिक, मतलब चरित्र और सभी गुण, मतलब ज्ञान अर्जन के साथ साथ ये सभी चीजें उसमें शामिल होती हैं। इतना समझ में आ गया ना? तो देखिए अभी हम पढ़ेंगे किशोर, यानी कि अभी तक हमने पढ़ा था किसको, अभी तक हमने पढ़ा था शिक्षार्थी की मुख्य विशेषताएं। क्या पढ़ा? शिक्षार्थी की मुख्य विशेषताएं। अभी हम पढ़ेंगे किशोर अथवा नाबालिग, किशोर अथवा नाबालिग की विशेषताएं। ठीक है। किशोर नाबालिग अध्येता की विशेषताएं, जिनकी उम्र 18 से कम होती है, यानी कि जो स्कूल में पढ़ते हैं जो बच्चे, जाहिर सी बात है जो 18 से कम होंगे वो स्कूल में ही पढ़ेंगे। तो देखिए जो नाबालिग होते हैं तो उनकी जो विशेषताएं हैं, जो उनकी विशेषताओं को 4 भागों में विभक्त कर पढ़ेंगे, यानी कि 4 भागों में बांटकर पढ़ेंगे। और सबसे पहला भाग कौन सा है? शैक्षिक। कौन सा है? शैक्षिक। उसके बाद सामाजिक होगा। तो सबसे पहले हम शैक्षिक को पढ़ेंगे। किशोर अवस्था में स्वयं परीक्षण और निरीक्षण, विचार एवं तर्क करने की प्रवृत्ति होती है। बिल्कुल होती है और बहुत तेजी से होती है। आपने देखा होगा जो किशोर बच्चे होते हैं, जो नाबालिग बच्चे होते हैं, उनकी जो परीक्षण करने की, स्वयं परीक्षण करने की, निरीक्षण करने की, विचार करने की, तर्क करने की प्रवृत्ति बहुत तेजी से होती है। किसी भी सवाल का जवाब तुरंत दे देते हैं, बिना सोचे समझे ही जवाब दे देते हैं। किसी से बहस करनी हो तो तुरंत, मतलब झट से, बिना सोचे समझे ही कहीं पर भी कुछ भी बहस कर लेते हैं नाबालिग बच्चे, किशोर बच्चे। इसीलिए शिक्षण, जो शिक्षण का स्वरूप है, स्वरूप भी मानसिक विकास, शारीरिक विकास, व्यक्तिगत भिन्नता के अनुरूप होना चाहिए। अर्थात वो बच्चे, आपने देखा होगा स्कूल में कुछ बच्चे हैंडीकैप होते हैं, कुछ बच्चों को सुनाई नहीं देता है, कुछ बच्चों को दिखाई नहीं देता है, कुछ बच्चों के हाथ या पैर फ्रैक्चर होते हैं, यानी कि हाथ से लिख नहीं पाते हैं। तो ऐसे बच्चों के साथ क्या होता है, व्यक्तिगत भिन्नता, यानी कि उन्हीं के अनुरूप, उन्हीं के अकॉर्डिंग उन्हें पढ़ाना चाहिए, जिससे क्या हो, उनका मानसिक विकास हो और उनका शारीरिक विकास हो। ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि किसी भी चीज को झट से समझ आते हैं, तुरंत समझ जाते हैं कि क्या सर क्या बता रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, कौन से क्वेश्चंस करवा रहे हैं, झट से समझ जाते हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो समझाने पर भी नहीं समझ पाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए, उन्हीं के अकॉर्डिंग उन्हें समझाना पड़ता है, जिससे उनका मानसिक विकास हो, शारीरिक विकास हो और वो किसी भी क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाए। तो व्यक्तिगत भिन्नता का अनुरूप से मतलब है कि उन्हीं के अकॉर्डिंग उन्हें पढ़ाना चाहिए। अब है सामाजिक। इससे पहले हमने शैक्षिक पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे सामाजिक। किशोर अवस्था के बालकों में नए अनुभवों की इच्छा, निराशा, असफलता आदि के कारण
एक मिनट गाइस। कहां तक हमने पढ़ लिया था? तो देखिए हमने कहां तक पढ़ लिया था? अनुभवों की इच्छा, निराशा, असफलता आदि के कारण अपराध की प्रवृत्ति का विकास होता है। क्या होता है? अपराध की प्रवृत्ति का विकास होता है। अर्थात सामाजिक, अभी हमने शैक्षिक को पढ़ा तो अब हम सामाजिक को पढ़ रहे हैं। किशोर अवस्था के बालकों में नए अनुभवों की इच्छा, निराशा, असफलता आदि के कारण अपराध की प्रवृत्ति का विकास होता है। आपने देखा होगा स्कूल जो बच्चे नाबालिग होते हैं, किशोर होते हैं, यदि घर में उनके अकॉर्डिंग यानी कि उनको कुछ चीजें चाहिए और यदि ना मिले तो देखिए किस तरह से पूरे घर को अपने सर में उठा लेते हैं। ऐसे ही जब उन्हें निराशा मिलती है, किसी भी कार्य को करने से उन्हें निराशा मिलती है, असफलता मिलती है, तो इसके असफलता मिलने के कारण उनमें अपराध की जो प्रवृत्ति होती है वो तेजी से विकसित होती है। क्या होती है? तेजी से विकसित होती है। कोई भी चीजें उन्हें सही से ना मिले, सही रास्ते से ना मिले तो वो गलत रास्ते की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है। दूसरों के व्यवहार या रहन सहन से बहुत जल्द प्रभावित हो जाते हैं। आपने देखा होगा जो किशोर बालक होते हैं, बालिका होते हैं, दूसरों के रहन सहन से बहुत जल्दी प्रभावित होते हैं। यदि किसी के पास बाइक है, किसी के पास स्कूटी है, कार है, तो उससे बहुत जल्दी प्रभावित होते हैं। तो प्रभावित होते हैं और सोचते हैं कि काश हमारे पास भी गाड़ी होती, कार होती, और फिर वो घर में भी डिमांड करते हैं कि हमें भी बाइक चाहिए, कार चाहिए। ठीक है। तो दूसरों के रहन सहन से बहुत जल्दी प्रभावित होते हैं। कोशिश में रहते हैं कि उसका सोशल इमेज बना रहे। कोशिश में रहता है किशोर बालक, क्या रहता है? किशोर बालक क्या रहता है? कोशिश में रहता है कि उसका सोशल इमेज बना रहे। ठीक है। यही कारण है कि वह एक स्कूली बच्चा आज के डेट में आज के डेट में सबसे ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप इत्यादि ऑनलाइन रहते हैं। आपने देखा होगा इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप। देखिए व्हाट्सएप का यूज तो बच्चे बहुत कम करने लगे, लेकिन इंस्टाग्राम का यूज बहुत ज्यादा करने लगे, फेसबुक का यूज बहुत ज्यादा करने लगे। यही कारण है, अपना एक सोशल इमेज बना रहे। और हर कोई, खासकर किशोर बच्चा होता है, नाबालिग होता है, हर कोई एक सेलिब्रिटी बनना चाहता है। इसीलिए फेसबुक पे तरह तरह की फोटो डालता है और इंस्टाग्राम पे तरह तरह की इमेज डालता है अपनी। तो अपना एक सोशल इमेज बनाने की कोशिश करता है। भावनात्मक, देखिए अब हम पढ़ेंगे भावनात्मक। किशोर अवस्था में बालक भावनात्मक रूप से किसी भी तथ्य को समझने में जल्दी करते हैं। बिल्कुल करते हैं। जो किशोर अवस्था के बालक होते हैं वो भावनात्मक रूप से किसी भी तथ्य को समझने में बहुत जल्दी करते हैं, किसी भी चीज को समझने में बहुत जल्दी करते हैं। तो देखिए जो किशोर बालक होते हैं उनको कब गुस्सा आ जाए, कब खुश हो जाए, किसी को कुछ भी मालूम नहीं पड़ता है। अर्थात किशोर अवस्था में मूड स्विंग बहुत जल्द होता है। मूड स्विंग का मतलब होता है कब गुस्सा होना और कब खुश होना। जो किशोर बालक होते हैं उनको कब गुस्सा आ जाए, कब वो खुश हो जाए तो कुछ भी कह नहीं सकते हैं। कब वो खुश हो जाए और कब उन्हें गुस्सा आ जाए, इसी को मूड स्विंग कहते हैं। और मूड स्विंग उन्हें बहुत जल्दी होता है। ठीक है। इसे क्या कहा जाता है? मूड स्विंग कहा जाता है। अपने शारीरिक विकास को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं। ठीक है। अपने शारीरिक विकास को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं। यानी कि जो थोड़ा सांवले हैं उन्हें गोरा दिखना है, जिनके बाल थोड़ा छोटे हैं उनको अपने बाल लंबे दिखाने हैं, किसी को अपने बाल खड़े करने हैं, अपने हेयर स्टाइल चेंज करनी है। तो अपने शारीरिक विकास को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं। बहुत जल्दी किसी भी परिस्थिति में प्रतिक्रिया देते हैं। यानी कि बहुत जल्दी किसी भी परिस्थिति में बहुत जल्दी से अपनी प्रतिक्रिया दे देते हैं। ठीक है। ये खासकर किशोर बालकों में होता है। अब है संज्ञानात्मक। लास्ट देखिए संज्ञानात्मक। किशोर अवस्था में
किशोर अवस्था में मस्तिष्क का लगभग सभी दिशाओं में विकास होता है। ठीक है, जो नाबालिग बच्चे होते हैं इस अवस्था में, किशोर अवस्था में मस्तिष्क का सभी दिशाओं में विकास होता है। क्या होता है? विकास होता है, डेवलप होता है। उनका जो मस्तिष्क होता है वो क्या होता है? डेवलप होता है। और राजनीति में रुचि लेते हैं। क्या लेते हैं? राजनीति में रुचि लेते हैं। राजनीति में क्या करते हैं? रुचि लेते हैं, यानी कि उन्हें पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। आपने देखा होगा जो बच्चे स्कूल से कॉलेजेस में जाते हैं और जो स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, खासकर नए बच्चे, तो राजनीतिक में बहुत ज़्यादा रुचि लेते हैं। सामाजिक परिवर्तन के बारे में बात करते हैं, जैसे अब जात पात नहीं रहा। ठीक है, जैसे अब जात पात नहीं रहा, शादी कहीं भी किसी से भी किया जा सकता है, इत्यादि। तो देखिए, सामाजिक परिवर्तन के बारे में बात करते हैं, लेकिन इस बात पर, इस पॉइंट पर मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये शहरों में होता है। अक्सर जो हिल एरिया में रहते हैं जो बच्चे, वहां पर अभी भी जात पात है, वहां पर अभी भी शादी अपनी कास्ट को देखकर किया जाता है, लेकिन शहरों में ऐसा नहीं देखा जाता है। ठीक है, तो सामाजिक परिवर्तन के बारे में बात करते हैं। जात पात नहीं देखते हैं कि किस कास्ट का है, किस कास्ट से लड़की बिलोंग कर रही है, किस कास्ट से लड़का बिलोंग कर रहा है, और शादी कहीं भी किसी से भी किया जा सकता है, इत्यादि। ठीक है, धीरे धीरे ये सिर्फ कहा गया है, शादी किसी से भी किया जा सकता है। ऐसा अभी थोड़ा थोड़ा हो रहा है, ऐसा शहरों में हो रहा है, लेकिन जो हिल एरिया है, पहाड़ों में, ऐसा अभी भी नहीं हो रहा है। ठीक है, इस पर मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ, इस पॉइंट पे आप अच्छे से समझ सकते हैं। ऐसा धीरे धीरे अभी मतलब होने लगा है, ऐसा क्या बोलते हैं उसके लिए, इंटरकास्ट मैरिज अभी धीरे धीरे होने लगा है। धीरे धीरे हर चीज़ों को अनुभव करने लगता है। जो किशोर अवस्था का बालक होता है, जो नाबालिग होता है, वो क्या होता है? धीरे धीरे हर चीज़ों को अनुभव करता है। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम किसे? व्यवस्क, यानी कि जो बालिक है, व्यवस्क अध्येता की विशेषताएं, जो बालिक है उसको हम पढ़ेंगे। तो देखिए, जो व्यवस्क अध्येता की विशेषताएं हैं उनको हम क्या करेंगे? 4 भागों में विभक्त कर देंगे, 4 भागों में विभक्त कर पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले है शैक्षिक। गाइस देखिए, जिन लोगों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, जल्दी से क्लास को लाइक कर लीजिए, और जो पहली बार यहाँ पर आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए, आप यहाँ पर आए हैं, आपका एक सब्सक्राइब और आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। ठीक है, तो देखिए शैक्षिक, सबसे पहले हम शैक्षिक को पढ़ेंगे। व्यवस्क बालिक अध्येता की विशेषताएं, यानी कि जो बालक है जिनकी उम्र 18 प्लस है। क्या है? जिनकी उम्र 18 प्लस है। शैक्षिक व्यवस्क अध्येता में स्वयं परीक्षण, विचार, तर्क करने की प्रवृत्ति का उचित विकास होता है। यानी कि जो व्यवस्क अध्येता होता है, जो व्यवस्क बालक होता है, वो स्वयं में परीक्षण और विचार और तर्क करने की जो प्रवृत्ति होती है उसका उचित विकास होता है। क्या होता है? उचित विकास होता है, और अच्छे से परीक्षण करता है, अच्छे से विचार करता है, और तर्क भी बहुत अच्छे से करता है। जो पढ़ाया गया है उन तथ्यों को विश्लेषण करता है, यानी कि एनालिसिस करता है। अभी आप पढ़ रहे हैं, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप हर पॉइंट को एनालिसिस करेंगे। जब आपको पीडीएफ मिलेगी तो आप हर पीडीएफ को रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो जो पढ़ाया गया है उन तथ्यों को विश्लेषण करता है। ठीक है, अच्छे से एनालिसिस करता है, और क्या करता है? एक्टिव लर्निंग पसंद करता है, बजाय निष्क्रिय होकर पढ़ना। आजकल आपने देखा होगा बच्चे किताबें पढ़ना बहुत कम पसंद कर रहे हैं, यानी कि लेक्चर सुनना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, और ऑनलाइन पढ़ाई करना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, यानी कि एक्टिव लर्निंग पसंद कर रहे हैं बजाय निष्क्रिय होकर पढ़ना। ठीक है, अब है सामाजिक। गाइस, आपको पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम पर, आपको डिस्क्रिप्शन पर जाइए, टेलीग्राम का लिंक है, दिया हुआ है, आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और आपको पीडीएफ मिल जाएगी। देखिए, मैं लास्ट में आपको कुछ बातें बताऊंगा, लेकिन अभी पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपसे थोड़ा कुछ बातें मैं करूंगा, बहुत ही मतलब काम की बातें करूंगा, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ठीक है, अभी क्लास को कंप्लीट कर लेते हैं। अब है सामाजिक। अभी हमने इससे पहले क्या पढ़ा? शैक्षिक हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे सामाजिक। देखिए, व्यवस्क व्यक्ति सामाजिक परिवेश में अच्छी तरह से समावेशित होता है, जिसमें वह सामाजिक
रीति रिवाजों, परंपराओं आदि से बंधा होता है। देखिए, जो वयस्क व्यक्ति होता है वो सामाजिक परिवेश में अच्छी तरह से समावेशित होता है, यानी कि समाज में कहीं पर किसी भी व्यक्ति के साथ अच्छे से घुल मिल जाता है, अपना अच्छे से व्यवहार करता है, अच्छे से उठता बैठता है, चार बातें करता है, चार बातें सुनता है, तो क्या होता है, ये वयस्क व्यक्ति समाज में अच्छी तरह से घुल मिल जाता है, यानी कि समाज के परिवेश में अच्छे से समावेशित होता है, और जिसमें वह सामाजिक रीति रिवाजों, परंपराओं आदि से बंधा होता है। जिसमें क्या होता है, वो सामाजिक रीति रिवाजों और परंपराओं से बंधा होता है, यानी कि अपने त्योहारों को, अपने परंपराओं को, अपने रीति रिवाजों को मानता है, उनका सम्मान करता है, उनसे बंधा होता है। ठीक है, वह चाहता है कि हमेशा उसे रिस्पेक्ट मिले। वह क्या चाहता है, उसे हमेशा क्या मिले, रिस्पेक्ट मिले, हमेशा इज्जत मिले, हमेशा रिस्पेक्टफुल नज़रों से उसे देखे, यानी कि इज्जत की नज़रों से उसे देखे। ठीक है, वो जहाँ चाहे लोग उसे जाने पहचाने, तो ये वयस्क व्यक्ति चाहता है समाज से। वयस्क के पास समाज व परिवार के प्रति कई उत्तरदायित्व होते हैं। ठीक है, जो वयस्क व्यक्ति है उसके पास समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति बहुत सारे उत्तरदायित्व होते हैं। जैसे कि आपने पढ़ाई कर ली, तो आपने जॉब पानी है, जॉब पा ली आपने। देखिए, आपने अभी नेट के लिए पढ़ रहे हैं, यूजीसी नेट के लिए, आपने नेट क्लियर कर लिया, आपने जॉब पानी है, जॉब आप लग गए हैं किसी कॉलेज में, आप प्रोफेसर बन गए हैं, तो आपका अपने परिवार के प्रति क्या है, उत्तरदायित्व है, अपना परिवार का पालन पोषण करना। उसके बाद आपका अपने समाज के प्रति उत्तरदायित्व है। समाज में आपको अपने रिश्तेदारों से मिलना है, उनके साथ उनके घर परिवार में जाना है, आपके रिश्तेदार आपके घर परिवार में आएंगे, तो क्या होता है, समाज के प्रति भी उत्तरदायित्व होता है। अब है भावनात्मक। ठीक है, भावनात्मक वयस्क शिक्षार्थी भावनात्मक रूप से सही निर्णय लेने किसी कार्य को करने के प्रति समर्थ होता है। जो वयस्क शिक्षार्थी होता है, वयस्क व्यक्ति होता है, वो भावनात्मक रूप से सही निर्णय लेता है, बहुत सोच समझकर अपना निर्णय लेता है, किसी कार्य को करने के प्रति समर्थ होता है। किसी भी कार्य को करता है तो उस कार्य को करने के प्रति क्या होता है, समर्थ होता है। ठीक है, वयस्क में स्वयं को नियंत्रित करने और निर्देशित करने का गुण होता है। जो वयस्क व्यक्ति होता है वो स्वयं को, यानी कि खुद पे कंट्रोल कर लेता है, स्वयं पर कंट्रोल कर लेता है। जब कभी भी वयस्क व्यक्ति को गुस्सा आता है तो कंट्रोल कर लेता है, अपने आप को नियंत्रण कर लेता है। और निर्देशित करने का गुण होता है, यानी कि अपने आप को इंस्ट्रक्शन देने का गुण होता है। निर्देशित इंस्ट्रक्शन, यानी कि आप समझते होंगे इंस्ट्रक्शन किसे कहा जाता है। स्कूल कॉलेजेस में आपको टीचर्स इंस्ट्रक्शन देते हैं ना, डायरेक्शन देते हैं ना, आप ये करो, इस फील्ड में आप आगे बढ़ो, आपका मार्गदर्शन करते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं, यानी कि आपके अंदर जो क्वालिटी होती है, जो गुण होते हैं, उनको और अच्छे से निखारते हैं। ठीक है, और आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आप इस फील्ड में और बेहतर कर सकते हैं। यही बात है, जो वयस्क व्यक्ति होता है वो अपने आप को निखारने की कोशिश करता है, अपने गुणों को निखारने की कोशिश करता है, और क्या करता है, अपने आप को इंस्ट्रक्शन देता है, निर्देशित करता है। वयस्क चाहता है कि वह जिस परिस्थिति में रहे सबसे श्रेष्ठ रहे, सबसे सर्वश्रेष्ठ रहे। तो वयस्क व्यक्ति क्या चाहता है, वो जहां भी रहे, जिस परिस्थिति में भी रहे, सबसे श्रेष्ठ रहे। ठीक है, सबसे श्रेष्ठ रहे। आपने देखा होगा, आपके आसपास के कुछ लोग होते हैं जो अपने आप को सबसे श्रेष्ठ रखना चाहते हैं, क्या वो फाइनेंशियली हो, क्या वो मतलब किसी भी चीज़ में, उनका घर परिवार, उनके गाड़ी, उनके जो व्यापार होते हैं, वो चाहते हैं कि सबसे श्रेष्ठ हम ही रहे, बाकी कोई ना रहे। तो ये वयस्क व्यक्ति, हर व्यक्ति चाहता है कि हम सबसे श्रेष्ठ रहे। ठीक है, अब है संज्ञानात्मक वयस्क शिक्षार्थी में मस्तिष्क का विकास लगभग पूर्ण हो गया होता है। वह कल्पना, मनोवैज्ञानिक, तथ्यहीन तर्कों के समाधान में सक्षम होता है। यानी कि जो वयस्क शिक्षार्थी होता है, देखिए हम अभी संज्ञानात्मक को पढ़ रहे हैं, जो वयस्क शिक्षार्थी होता है उसका मस्तिष्क का विकास लगभग पूर्ण हो गया होता है, यानी कि उसका मस्तिष्क का विकास कंप्लीट हो गया होता है। वह कल्पना और मनोवैज्ञानिक, यानी कि एक होता है ना परिकल्पना करना, कल्पना करना, अभी हम आगे पढ़ेंगे कल्पना करना, शोध में पढ़ेंगे हम। तो देखिए कल्पना और मनोवैज्ञानिक, ठीक है, मनोवैज्ञानिक का मतलब होता है फिजिकल। मनोवैज्ञानिक तथ्यहीन तर्कों के समाधान में सक्षम होता है,
देखिए वो कल्पनाओं में नहीं रहता है, यानी कि सपनों की दुनिया में नहीं जीता है। दूसरा, वो तथ्यहीन तर्कों को नहीं मानता है, यानी कि तथ्यहीन तर्कों को नहीं मानता है। और मनोवैज्ञानिक यानी कि साइंटिफिक तरीके से हर प्रॉब्लम का समाधान मतलब सॉल्यूशन निकालता है, हर समस्या का समाधान निकालने में सक्षम होता है साइंटिफिक तरीके से। ठीक है, वह धार्मिक, नैतिक, सामाजिक आदि शिक्षाओं व संबंधित प्रवृत्तियों को परखने में उचित मनोविज्ञान का प्रयोग करता है। अर्थात वह क्या करता है, धार्मिक होता है, नैतिक होता है और सामाजिक होता है, यानी कि सामाजिक आदि शिक्षाओं, यानी कि सभी सामाजिक शिक्षाओं, सभी कहने का मतलब है कि सभी धर्मों की रिस्पेक्ट करता है। नैतिक होता है, उसमें शिष्टाचार होता है और सभी सामाजिक आदि शिक्षाओं संबंधित प्रवृत्तियों को परखने में उचित मनोविज्ञान का प्रयोग करता है। यानी कि समाज में सभी शिक्षाओं से संबंधित प्रवृत्तियों को परखने में साइंटिफिक तरीके से उपयोग करता है। क्या करता है, साइंटिफिक तरीके से उपयोग करता है। ठीक है, मनोविज्ञान यानी कि साइंटिफिक तरीके से प्रयोग करता है सभी शिक्षाओं को। यानी कि कोई भी बात है, कोई भी कहीं पर कोई घटना होती है तो वहां पर वो तथ्यहीन तर्कों को नहीं देखेगा, बल्कि तर्कों को देखेगा और फैक्ट को देखेगा, तथ्यों को सही से देखेगा और साइंटिफिक तरीके से प्रयोग करेगा। ठीक है, तो वह सभी धर्मों का सम्मान करता है। तो गाइस आज की क्लास यहाँ तक। देखिए आपको पीडीएफ इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, दिस इज स्टडी। आप देखिए सर्च कीजिए दिस इज स्टडी, टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा। देखिए ये लोगो लगा हुआ है यहाँ पर, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगी। और व्हाट्सएप नंबर को सेव कर लीजिए, इस पर आप सेव करके आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। जिन स्टूडेंट्स को ज्योग्राफी पढ़ना है, देखिए 15 अप्रैल से यहाँ पे ज्योग्राफी का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है, जो बिल्कुल फ्री है, आपसे कोई भी फीस नहीं ली जाएगी, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और देखिए गाइस फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे आप हमें लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं। सो गाइस आज की क्लास यहीं तक। गाइस एक बात, इंपॉर्टेंट बात जो मैं कहना चाहता हूँ, देखिए हमारी जितनी भी क्लासेस हो रही है, जितने भी हम यहाँ पर क्लासेस कर रहे हैं बहुत ही आसान और सरल भाषा में कर रहे हैं और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं। गाइज अभी हम टीचिंग एप्टीट्यूड की और भी बहुत सारी क्लास करेंगे, कंप्लीट यूनिट करेंगे और सभी यूनिट को हम करेंगे। गाइज देखिए बुक्स की लैंग्वेज को समझ के ही हम यहाँ पर नोट्स तैयार कर रहे हैं, तो बहुत ही आसान, जिससे आप अच्छे से समझ पाए। बुक्स पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अच्छे से समझ नहीं पाओगे। आप एक साइड से पढ़ोगे, दूसरी साइड से आपके माइंड से वो सब कुछ निकल जाएगा, आप कुछ भी समझ नहीं पाओगे। इसीलिए बहुत ही आसान और सरल भाषा में आपके लिए नोट्स तैयार किए गए हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट होता है समझना, किसी भी चीज़ को अच्छे से समझना, एक्सप्लेन। आप किसी भी चीज़ को अच्छे से समझ गए हैं तो आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर आराम से दे देंगे, किसी भी क्वेश्चन को आप अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो इस बात को लेकर बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है कि बुक्स के नोट्स हमें नहीं मिल रहे हैं, बुक्स से भी बहुत अच्छे नोट्स हमने तैयार किए हुए हैं। सो गाइस देखिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्लास को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए।